Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 science which is motion and measurement of distances. Motion मतलब होता है मूवमेंट. आप जानते हैं अलग अलग चीज़ डिफरेंट टाइप से मूव करती है. जैसे आप यहाँ पर क्लॉक को देख रहे हैं, इसका पेंडुलम कैसे मूव करता है, टू एंड फ्रो इतने ही एरिया में. बाइसिकल अलग तरीके से मूव करेगी. यहाँ पर जो ऑक्स दिख रहा है ये बिल्कुल सर्कुलर उसमें मूव करेगा. प्लेन अलग तरीके से मूव करता है. तो सभी की मूवमेंट डिफरेंट है. चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यूनिट आप जानते हैं मेजरमेंट की मीटर होती है. सो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या इनमें रिलेशन है. मैथ्स में भी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा साइंस की तरफ से भी इसको देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर को और समझेंगे. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. There was a general discussion among the children in पहेली and बूझो's class. पहेली और बूझो की क्लास में जनरल डिस्कशन हो रहा है बच्चों के बीच में about the places they had visited during the summer vacation. टॉपिक क्या है कि समर वेकेशन में, इन गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने किन किन प्लेस को विजिट किया, कहाँ कहाँ पर वो गए थे. Someone had gone to their native village. कई बच्चे जो है कोई अपने नेटिव विलेज, अपने गाँव गया था. बाई अ ट्रेन, एक ट्रेन से, देन बाई बस, आगे बस से, एंड फाइनली बाय अ बुलॉक कार्ट, और फिर गांव के रास्ते पर वो बैलगाड़ी से गया. वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन. एक बच्चे ने एरोप्लेन से भी ट्रैवल किया, वो कहीं दूर गया होगा. अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट. एक बच्चे ने अपने ज़्यादातर जो छुट्टियों के दिन हैं वो फिशिंग ट्रिप पर गुजारे उनकी अंकल की बोट पर. द टीचर देन आस्क देम, तो टीचर फिर उनसे कहती है टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कि तुम न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो दैट मेंशन्ड अबाउट. उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या था, ये मेंशन किया हुआ था एक स्मॉल व्हील्ड व्हीकल के बारे में. एक व्हीकल जिसमें कि छोटे छोटे व्हील्स पहिया थे, दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, जो कि मार्स की सॉइल पर मूव करता है. मार्स पे जाके वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है, मूव करता है. दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. आपने अगर सुनीता वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने स्पेस क्राफ्ट को देखा होगा. तो ये व्हीकल स्पेस क्राफ्ट में ले जाया जाता है. आपको दिखा देते हैं एक बार. ये देखिए, ये है वो व्हीकल, इसको हम रोवर बोलते हैं. जैसे बताया गया था बहुत छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, और ये मार्स के ऊपर अभी चल रहा है. इतने सारे कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं जिससे कि स्पेस क्राफ्ट में बैठे लोग या फिर अर्थ के ऊपर जो स्पेस सेंटर में लोग बैठे हैं वो देख सकते हैं. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड हैं, है ना. तो इस व्हीकल के बारे में वो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में. मीनवाइल, उसी बीच में, पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया. पहले पुराने ज़माने में भारत में जो चीज़ें थी उसके बारे में कुछ कहानियाँ पढ़ रही है पहेली. एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लीस्ट टाइम. और अब वो जानना चाहती है कि पहले ज़माने में, शुरुआत में, प्रारंभिक समय में लोग कैसे एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लोगों के पास कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट था ही नहीं. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब तक कि व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था. उससे पहले लोग एक से दूसरी जगह बाई फुट पैदल ही जाते थे और चीज़ों को अपनी बैक पर, अपनी कमर पे लेकर जाते थे. लेटर ऑन दे बिगैन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फिर उन्होंने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, और उनको यूज़ करने लगे वो सामान ढोने के लिए या फिर उनके ऊपर बैठ के, जैसे हॉर्स वगैरह, एक से दूसरी जगह जाने के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, फिर उन्होंने वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया. रूट बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम. रूट बोट्स जो है, रूट्स और बोट्स यूज़ की जा रही है बहुत पहले से. नाव बहुत पहले से यूज़ की जा रही है, पहिए से भी पहले से इनफैक्ट. टू बिगिन विद, शुरुआत अगर करें, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच द होलो कैविटी कुड बी मेड. ऐसा नहीं कि जैसे आजकल नाव आप देखते हैं ऐसी होती थी, नहीं. सिंपल, बहुत सारे बड़े बड़े जो लकड़ी के डंडे होते हैं, लॉग्स जो होते हैं, लट्ठे जो होते हैं, ट्रंक को काट के बनाए जाते हैं पेड़ के, उनको अंदर से खोखला कर दिया जाता था और वही बोट होती थी. ओके. लेटर, या फिर बहुत सारे जो लॉग्स हैं उनको एक साथ बांध दिया जाता था, जिससे कि लकड़ी आप जानते हैं पानी में फ्लोट करती है. तो इस कैरेक्टरिस्टिक का अच्छा फ़ायदा उठाया लोगों ने वाटर पर मूव करने के लिए. लेटर, बाद में, पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट. फिर उन्होंने अलग अलग पीसेज ऑफ वुड को कलेक्ट करना शुरू किया और उसको एक बोट की शेप दी.
दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर। और ये शेप कैसे दी गई, ये उनकी नकल करके दी गई। इमिटेट करना मतलब नकल करना, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं। आपने देखा होगा फिश की शेप हमने देखी थी, आगे से पतली होती है, बीच से मोटी और फिर पीछे से ऐसी। तो ऐसी ही शेप आप देखें नाव को भी दी गई है ताकि वो पानी को कट कर सके। तो वहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया कि ये एनिमल्स पानी में इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि इनकी शेप ऐसी है। आप किसी भी एनिमल को देख लीजिए, क्रोकोडाइल को देखिए, फिश को देखिए, तो उसी वेल को देखिए, डॉल्फिन्स को देखिए, तो उन्हीं की शेप को यूज़ करके हमने डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कोई भी आप देखो, आप शिप देखो, बोट देखो, सभी की शेप वैसी ही दी गई है। रिकॉल आर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9 में हमने देखा है कि ये फिश की शेप जो है स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब है आगे से थिन पतली, फिर बीच से थोड़ी थिक होती है और फिर लास्ट में जाके फिर थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। ओके, फिन्स होते हैं तैरने के लिए। तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडीज को कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करती है स्विमिंग में, और इसी से इंस्पायर होकर हमने क्या बनाए हैं, अपने वाटर ट्रांसपोर्टेशन की शेप बनाई है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, जब पहिए को इन्वेंट किया गया, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत चेंज हुए हैं। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। लगभग हजारों सालों तक जो पहिए के जो शेप है, डिजाइन है, वो इम्प्रूव होता रहा। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील। और व्हील पे जो आपके चलते थे कार्ट्स जो थे, उनको गाड़ियां जो थी उनको कौन खींचता था, कौन पुल करता था, एनिमल्स। जैसे बैलगाड़ी आपने देखी होगी, घोड़ा गाड़ी होती थी, है ना, ये सब एनिमल्स को यूज किया जाता था जिनमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती थी, जो पावरफुल एनिमल्स हैं, ताकि वो इनको जो है खींच सके, पुल कर सके। Until the beginning of the 19th century, 19th century के बिगनिंग तक, यानी कि 1800 समथिंग तक भी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स। लोग एनिमल्स पर ही डिपेंडेड थे, बोट्स और शिप्स पर डिपेंडेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर डेवलप होता है स्टीम इंजन, जो कि भाप से चलता था। एक एक्स्ट्रा चीज और बता दें, जो स्टीम इंजन है इसको डेवलप किया था जेम्स वॉट ने। Okay. Railroads were made for steam engines driven carriages and wagons. रेल के जो रोड है वो बनाए गए जो कि इंजन डिफरेंट कैरेजेस को, डब्बों को, और वेगन छोटे जो डब्बे होते हैं उनको लेकर वो जाता था। आगे इंजन फिट होता था स्टीम का जो कि भाप से चलता था, और पीछे कुछ डब्बे जुड़े होते थे जो कि सामान लेकर जाते थे। लेटर केम, उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स। फिर ऑटोमोबाइल जो कि इंजन से चलते थे, जैसे कि मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस। देखा कैसे कैसे इन्वेंशन हुआ। सबसे पहले लोग पैदल जाते थे, फिर उन्होंने एनिमल्स को यूज करना शुरू किया। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक लॉग को शेप दी, अंदर से खोखला करके बोट जैसी उसमें ट्रैवल करना शुरू किया। फिर बहुत सारे उसको साथ में जोड़ के बोट बनाई। देन पहिए का आविष्कार हुआ, जो आपका व्हील है उसका इन्वेंशन हुआ। फिर उसकी गाड़ियां बनाई गई जिनको कि एनिमल्स पुल करते थे। और फाइनली हमारा जो पहला इंजन है स्टीम का इंजन, वो बनाया जेम्स वॉट ने। और उसके बाद डिफरेंट इंजन से बने जो कि अलग अलग हमारी जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको कैरी करते थे। मोटराइज्ड बोट एंड शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। अब पानी पे जो शिप और बोट चलती थी वो मोटराइज्ड होती थी, आगे मोटर होता था जिससे वो चलती थी। आपको हाथ से उनको आगे नहीं धकेलना पड़ता था जैसे कि बोट में पहले किया जाता था। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स कब डेवलप हुए? स्टार्टिंग के 1900 समथिंग में। इसके बारे में भी बता देते हैं। एक्चुअली 1903 में ये इन्वेंट किया था किन्होंने? राइट ब्रदर्स ने। दो भाई थे जिनका सरनेम राइट था, ब्रदर्स। ओके, ये आप जानते भी होंगे, कई बार जीके में पूछा भी जाता है। तो फिर एरोप्लेन डेवलप होना शुरू हुआ, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अब बारी आती है एयर ट्रांसपोर्ट की। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। बाद में इनको इम्प्रूव किया गया फर्दर कि ये पैसेंजर्स को, गुड्स को, सामान को लेके एक से दूसरी जगह जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोटर रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 2000 तक बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें कई सारे मोनो रेल्स, रेल, इलेक्ट्रिक रेल्स आए, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, स्पेस क्राफ्ट आए जो कि स्पेस में जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। ये है हिस्ट्री आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। फिगर 10.1 shows some of the different mode of transport, place them in the correct order,
from the earliest mode of transport to the most recent, as there are there any of the early mode of transport that are not being used today. Okay, ये देखिए यहाँ पर आपको मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन को आपको सीक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले कौन सा डेवलप हुआ था, बाद में एंड फाइनली। तो फर्स्ट ये, उसके बाद इन्वेंशन हुई शिप्स की। जैसा बताया गया कि पहले वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इंडिया में वास्को डी गामा जैसे कि गए थे, एंड पोर्चुगीज जितने भी ट्रैवलर्स हुए हैं वो बाई वाटर ही आते थे, और ये आई थिंक 4th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था शिप का डेवलपमेंट। तो सेकेंड नंबर पर शिप होगा। थर्ड नंबर पर ट्रेन्स 1800 की स्टार्टिंग में ही आ गई थी, 1803 1804 में, हालांकि इंडिया में 1853 में शुरू हुई है, आप जानते होंगे, बोरी बंदर से साउथ इंडिया में शुरू हुई थी। तो ट्रेन थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पर बाइसिकल है, 1817 में बाइसिकल आई थी, देन बसेस, और फाइनली हमारे एरोप्लेन्स जो कि 1900 में शुरू हुए। सॉरी, ये हो गया 1 2 3 6 नंबर। ओके, तो ये है करेक्ट ऑर्डर, याद रखिएगा अगर एग्जाम में आता है आपको। सबसे पहले ये बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं, अर्लीस्ट टाइम से आपने देखा होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर शिप, थर्ड ट्रेन, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ बसेस, एंड लास्ट में आपके एरोप्लेन्स। ओके, हाउ वाइड इज दिस डेस्क? ये जो डेस्क है ये कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी है, कितनी इसकी विड्थ है? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल? कैसे लोगों को पता लगता है कि वो कितनी दूर उन्होंने ट्रैवल कर लिया है? डिस्टेंस मेजर करके ऑब्वियसली। हाउ विल यू नो whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school? आपको कैसे पता लगेगा कि अपने स्कूल में आप पैदल जा सकते हैं या फिर आपको रिक्शा या कोई बस लेनी पड़ेगी, या फिर कोई भी आपको जगह बताई जाए इतनी दूर है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर मैं पैदल जाऊँ या फिर बस या रिक्शा लेनी पड़ेगी? तो वो है कि डिस्टेंस अगर आपको पता लगे, अगर मैं कहूँ यहाँ से कोई जगह है 200 मीटर की डिस्टेंस पर है या फिर 500 मीटर है, तो आप कहेंगे हम वॉक कर लेंगे। चलिए 1 किलोमीटर तक भी मान के चले कि आप वॉक कर लेंगे, लेकिन अगर कोई जगह बहुत दूर है, मान लीजिए 20 किलोमीटर्स है, तो फिर आप पैदल नहीं जा सकते, देन यू हैव टू यूज एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, बस या रिक्शा आपको लेनी पड़ेगी, बस लेनी पड़ेगी या कार, जो भी। तो व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? अगर आपको कुछ लेना है, सामान खरीदना है, तो क्या पॉसिबल है मार्केट तक वॉक करना? डिपेंड करता है मार्केट कितनी दूर है। हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन? इन सभी क्वेश्चन के आंसर क्या है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर है नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अगर दो जगहों के बीच में आपको डिस्टेंस पता है, तभी आप डिसाइड कर पाते हैं कि कैसे वहाँ पर जाया जाए। रिक्शा भी जा पाएगी या नहीं, या फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको एक दिल्ली से मुंबई आना है, तो यहाँ से बाइक आप आ सकते हैं या नहीं, कार यूज़ कर सकते हैं नहीं, या फिर आपको बाई प्लेन जाना सही रहेगा, तभी डिसाइड करते हैं ना आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार द प्लेसेस। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि जो जगह है वो कितनी दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो ताकि हमें पता लग सके कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। वॉक करके जाएंगे, बस या ट्रेन लेंगे, शिप लेंगे, एरोप्लेन लेंगे, या फिर स्पेस क्राफ्ट लेंगे। अगर आप मान लीजिए मार्स पर जाना चाह रहे हैं कि हम मंगल पर जाए, तो फिर कैसे जाएंगे? स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे। समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें होती हैं जिनकी लेंथ और विड्थ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात करते हैं ना कि कितनी जगह में है, इतने फीट में है। कोई रूम अगर आप देखते हैं, मान लीजिए टाइलिंग करानी है आपको, तो कितना स्पेस है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ कई बार फाइंड करनी पड़ती हैं चीज़ों की। इन पहेली एंड बूजोज क्लासरूम, पहेली और बूजो के क्लासरूम में देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी बड़ी डेस्क है जिनको 2 स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, 2 बच्चे उनके ऊपर बैठते हैं। Paheli and Bujo share one desk, Paheli or Bujo, but frequently end up objecting that the other is using a larger share of desk. पहली और बूझो एक साथ बैठते हैं, और जैसे कि अक्सर क्लास में देखा गया है, छोटे बच्चों में हमेशा ये रहता है कि तुम ज़्यादा जगह ले रहे हो या फिर ये ज़्यादा जगह ले रहा है, थोड़ी लड़ाई हो जाती है। तो उनमें हमेशा फ्रीक्वेंटली ये ऑब्जेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से कि तुम ज़्यादा शेयर यूज़ करते हो डेस्क का। पहली बूझो को कहती है और बूझो पहली को कहता है। ऑन द टीचर सजेशन, तो टीचर ने सजेस्ट किया, दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, कि चलो लेंथ ऑफ डेस्क मेजर करो, कितनी बड़ी ये डेस्क है। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ इट, बीच में बिल्कुल एक मार्क लगा दो, एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क। ये तो आई थिंक आप सभी समझ ही गए होंगे, जो आप लोग भी करते होंगे क्लास में, कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, तुम इधर नहीं आओगे, मैं उधर नहीं जाऊँगा, बिल्कुल मिडल में। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग
गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। दोनों ही पहेली और बोझो जो है गिल्ली डंडा खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। बोझो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। बोझो के पास गिल्ली और डंडा का एक सेट था। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क विदाउट यूजिंग अ डंडा एंड गिल्ली। देखिए उन्होंने कैसे गिल्ली और डंडा को यूज करके मेजर की डिस्टेंस। एक ये डंडा और एक गिल्ली हाफ, और इधर एक डंडा और गिल्ली हाफ, तो इस तरीके से कर लिया मेजर विथ बिना स्केल वगैरह यूज किए। द डेस्क सीम टू बी हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ 2 डंडा लेंथ एंड 2 गिल्ली लेंथ ऑफ द गिल्ली। जो जब उन्होंने मेजर किया तो देखा कि पूरी जो डेस्क है वो 2 डंडे और 2 गिल्ली जितनी है, तो फिर बीच में उन्होंने 1 ये करके और एक गिल्ली रख के हाफ कर लिया, और इधर भी सेम है। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क ऑफ द लाइन्स गेट्स वाइट। आप कुछ दिनों के बाद जो बीच की लाइन थी वो मिट जाती है। बोझो नाउ हैड अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। अब उसके पास एक नया सेट ऑफ गिल्ली डंडा है। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब नए जो गिल्ली डंडा उसको यूज करके उसने कैसे किया, अब जो नया डंडा है वो जरूर पहले वाले से थोड़ा बड़ा होगा, तो अब जो लेंथ आ रही है वो 2 डंडा और एक गिल्ली के बराबर आ रही है। अब वो कैसे करेंगे, बीच में लाइन ड्रो। हेलो नाउ व्हेन मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द लेंथ सीम टू बी अबाउट 2 डंडा एंड 1 गिल्ली विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। और थोड़ी सी लेंथ अभी भी बच गई है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ तक ये आ गई, इतनी जगह फिर भी बच गई। तो अब कैसे किया जाए, लेंथ को इक्वल हाफ में डिवाइड विद अ स्मॉल। ओके, दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, ये तो एक गिल्ली की लेंथ से थोड़ी सी कम है, 2 से कम है और 1 से ज्यादा है। तो अब क्या किया जाए, व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू। पहेली और बूझो को आप क्या सजेस्ट करेंगे। अगर क्लास में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आई थिंक स्केल यूज करना बेस्ट है, क्योंकि सबके पास मिल भी जाता है और उससे आप एग्जैक्ट मेजर भी कर सकते हैं। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे, यू कैन यूज अ स्केल। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बॉल टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। बिल्कुल, दो से भी, अगर आप एक बैट लेते हैं और बॉल लेते हैं उससे भी सिमिलर प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार 2 बैट से कम लेंथ है, 1 बैट से ज्यादा है, तो उसको कितना मेजर किया जाए, एग्जैक्ट मेजर नहीं होगा। हालांकि थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि चलो इतना कर लो डेस्क को, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको मेजर करना है तो फिर स्केल ही यूज करना पड़ेगा। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक काम और वो कर सकते हैं कि धागा ले ले, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, उस पर 2 पॉइंट मार्क कर ले, देन will a string length, this will be a string length. They can measure with the width of the disk in string lengths. How can they use the string to measure distances less than the length of string? They can fold the string and make into half, 1/4, 1/8 string length. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the disk using string. अब देखिए क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि एक धागा ले, धागे पे यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजर कर ले, फिर जितना धागा आया उसको तोड़ ले, आपको पता लग जाएगा इतनी लेंथ है। फिर धागे को फोल्ड कर ले, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के हाफ कर ले, ऐसे डबल ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर करके जहाँ तक वो हाफ आता है बीच में वहाँ लाइन ड्रॉ कर दे। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके मेजर, ये एक्चुअली नॉन स्टैंडर्ड मेथड है, तरीके हैं मेजर करने के। अगर आपके पास स्केल नहीं है, स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं है, तो कैसे आप मेजर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा हैंड स्पैन से भी लोग मेजर करते हैं चीज़ों को, हाथों से आपको पहले सिखाई गई होगी। सीधा तो स्केल इंट्रोड्यूस नहीं कराया था ना सेकंड क्लास में, जब आपने देखा था हाथों से चीज़ों को यूज़ करना सिखाते हैं, फिर उंगलियों से सिखाते हैं, फिर पैरों से क्लास को मेजर करना सिखाते हैं कि आप कितनी बार में चल के जा सकते हैं। तो ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड तरीके हैं मेजर करने के। यू वुड से दैट दे शुड यूज अ स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हम भी शुरू से ये कह रहे हैं कि भाई स्केल यूज कर लो, ज्योमेट्री बॉक्स में मिल भी जाएगा। So yes, of course, Bojo has been reading about the way people used to measure distances. Bojo पढ़ रहा था कि पहले लोग distances कैसे measure करते थे before such standard scales were made. जिससे पहले ही standard scale बनाए गए थे, उससे पहले लोग कैसे चीज़ों को नापते थे। And he had been trying to follow different method of measuring distances. और वो अलग अलग method use कर रहा था distances को measure करने के। There are so many occasions when we came across a need of measure length and distances. कई बार ऐसा होता है हमें ज़रूरत पड़ती है लेंथ को या फिर डिस्टेंस को मेजर करने की। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लोथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। आपने देखा होगा अगर आप कुछ कपड़ा लेकर टेलर के पास जाते हैं तो वो मेजर करता है लेंथ को कि इसमें आपका कुर्ता या फिर शर्ट जो भी आपको सिलवानी है वो बन जाएगा या नहीं। या फिर अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर।
अगर आप एक कबर्ड दिखाते हैं, कोई अलमीरा दिखाते हैं अपने, कहते हैं इसका हमें दरवाज़ा बनाना है, तो वो लेंथ और ब्रेथ नापता है कि कितनी लकड़ी चाहिए होगी। फार्मर को ज़रूरत होती है लेंथ और ब्रेथ की, कि उसकी जो लैंड है, ज़मीन है, उसका एरिया कितना है और कितना उसको बीज चाहिए होगा। जितना बड़ा खेत होगा उतना ही ज़्यादा बीज आपको चाहिए। एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप, और उसकी क्रॉप के लिए कितना पानी चाहिए होगा। तो मतलब डिस्टेंस को मेजर करने की, लेंथ को मेजर करने की कई आपको लाइफ में कई बार ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चैप्टर आपको मैथ्स में और साइंस में भी दिया गया है। सपोज करिए यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, आपसे पूछा जाए आप कितने टॉल है, कितनी हाइट है आपकी। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू हील ऑफ योर फुट। आप ऐसे करते हैं ना, आपके सर के बिल्कुल टॉप पॉइंट से अपने पैर के टो तक, पैर की उंगलियों तक खुद को मेजर करते हैं। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये रूम कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये डेस्क कितनी चौड़ी है। दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, मून अर्थ से कितना दूर है। ऐसे कई क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जहाँ पर हमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सभी में क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस। इन सभी चीज़ों में हम दो जगहों के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी कितनी है। द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ, दो प्लेसेस बहुत पास में भी हो सकते हैं, जैसे कि टू एंड्स ऑफ ए टेबल। अगर आपको टेबल की लेंथ नापनी है तो यहाँ से यहाँ तक टेबल बहुत छोटी डिस्टेंस होगी। बहुत दूर भी हो सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, इंडिया का बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पॉइंट जो है वो। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। कुछ और चीज़ों को मेजर करते हैं जिससे कि पता लगे हमें एक्चुअली में करना क्या होता है व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ। जब आप लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करते हैं। वर्क इन ग्रुप में काम करिए। ईच ऑफ यू डू एक्टिविटी 1 by 1 यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। आपको आपके फुट को यूनिट ऑफ लेंथ की तरह यूज करना है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कुछ नॉन स्टैंडर्ड तरीके दिए हुए हैं। आपको आपकी क्लासरूम का लेंथ और विड्थ मेजर करना है पैरों से। एक बार जैसे आप चल के जाते हैं, जितना चौड़ा आप खोल सकते हैं अपने पैरों को उतने 1 2 3 4, तो 4 में मान लीजिए आप वो हुआ तो ये 4 टाइम्स हो गया। फिर दूसरा बच्चा मेजर करेगा, मान लीजिए वो थोड़ा बड़ा है तो उसको 3.5 में उसने मेजर कर दिया। एक बच्चा बहुत छोटा है तो उसको 5 बार चलना पड़ा लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, तो ये एक तो आप ऐसी चीज़ों को मेजर करते हैं पैरों से। एक हैंड स्पैन से करते हैं, अपने हाथ को पूरा खोल लीजिए, आपके अंगूठे से इस उंगली तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसको एक हैंड स्पैन डिस्टेंस कहा जाता है। आपको मान लीजिए टेबल नापनी है, आपकी क्लासरूम का डोर मेजर करना है, तो आप कई बार हैंड स्पैन से भी कर लेते हैं। लेकिन इन तरीकों में प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन्हें हम नहीं अपनाते कभी भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए? क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। कोई बड़ा आदमी होगा वो इसको 2 हैंड स्पैन में मेजर कर देगा, कोई बहुत छोटा बच्चा होगा उसको मेजर करने के लिए 4 लगेंगे, 4 हैंड स्पैन लगेंगे। तो इसमें सभी का आंसर हमेशा डिफरेंट आता है, एक एग्जैक्ट यूनिट नहीं है ये, इसलिए इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है। हालांकि इनसे आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ we see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This is fixed quantity is called a unit. The result of the measurement is expressed in 2 parts. जो result है वो 2 पार्ट में लिखा जाता है, एक नंबर होता है और उसके पीछे यूनिट लिखी जाती है। जैसे कि आपने मान लो ये नापा, आपके 2 हैंड स्पैन में आया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो आप लिखेंगे 2, खाली 2 लिख के तो नहीं छोड़ देंगे, बाद में आपको ये भी लिखना पड़ेगा 2 क्या, 2 हैंड स्पैन, 2 फुट, 2 फिंगर्स। तो उसके पीछे हमेशा एक यूनिट भी लिखी जाती है जिससे कि पता लगे आपने किस में मेजर किया है। 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, है ना। तो 2 तरीकों से डिस्टेंस लिखा जाता है, आगे एक नंबर होता है और पीछे आपकी यूनिट होती है हैंड स्पैन्स। 2 हैंड स्पैन जितना बड़ा ये हमारा डोर है, जो भी ये मेजरमेंट है, ठीक है। ओके, नाउ स्टडी द मेजरमेंट रिकॉर्डेड टेबल। ओके, आर द मेजर, यहाँ पर इसमें अगर मैं आपको सम अप करूँ, ये बताना चाह रहा है कि हैंड स्पैन में जब मेजर किया बच्चों ने तो सभी का अलग आंसर आया होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी क्लास का उतना ही आंसर आया हो, सभी बच्चों का 3 हैंड स्पैन या 5 हैंड स्पैन या फिर 4 फुट 5 फुट ही रहा हो। द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट की लेंथ ऑफ 1 फुट जो है वो डिफरेंट होगी। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट, जब आप लेंथ ऑफ फुट में या हैंड स्पैन में डिस्टेंस बताते हैं एज अ यूनिट टू अदर, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ फार द एक्चुअल लेंथ इज। आपको पता ही नहीं लगेगा एक्चुअल लेंथ कितनी बड़ी है। अगर मैं कहती हूँ 2 हैंड स्पैन,
अब 2 हैंड स्पैन में आप ये नहीं जानते किसका हैंड स्पैन है, एक छोटे बच्चे का है या फिर एक बड़े आदमी का है या फिर किसी बहुत खली का है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो हम एक्चुअली में डिस्टेंस का पता नहीं लगा पाते हैं अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट, जब तक कि उनको आपके हैंड स्पैन का पता ना हो कि वो कितना बड़ा है। वी सी देयरफॉर, इसलिए हम देखते हैं दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। पहले लोग ऐसे ही मेजर करते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम आने लगी कि आपने हैंड स्पैन से मेजर किया, किसी का कुछ आंसर आ रहा है, किसी का कुछ, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई स्टैंडर्ड तरीका लेके आओ मेजरमेंट का। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। एक छोटा बच्चा मेजर करे तो भी उतना ही आए और एक बड़ा आदमी मेजर करे तो भी वो उतना ही आए। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया आपके स्केल का, मेजरिंग टेप का, है ना, जो कि सेंटीमीटर मीटर में मेजर कर पाती है, किलोमीटर्स में मेजर कर पाते हैं डिस्टेंस। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।